नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। एक बड़ी खबर निकलकर मुंबई से सामने आ रही है। महायुति यानी कि कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर की बहुजन विकास आघाड़ी, इनकी सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हुई है। बावजूद इसके सबसे कंट्रोवर्शियल सीट यानी कि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट, वायव्य की सीट पर शिवसेना ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के जुहू इलाके में हुई सभा में आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वायव्य मुंबई की सीट से अमोल कीर्तिकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अमोल कीर्तिकर ये निवर्तमान शिंदे गुट में गए हुए एमपी गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं, यानी बाप बनाम बेटा। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन संजय निरुपम का क्या होगा? क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? आज इस विषय के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, और बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सीट पर उम्मीदवार घोषित होते ही महाविकास आघाड़ी में महाझगड़े का शुरुआत होगा। एक तरफ गजानन कीर्तिकर बनाम अमोल कीर्तिकर, बाप और बेटे की लड़ाई। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और संजय निरुपम की पुरानी लड़ाई। और तीसरी तरफ ये सीट क्या कांग्रेस को जानी चाहिए या फिर शिवसेना के पास होनी चाहिए, सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी की लड़ाई। ये तीनों मामले इस सीट के वजह से अब यहां से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उद्धव ठाकरे का वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने अमोल कीर्तिकर इनकी उम्मीदवारी निश्चित की। ये सुनिए वो बयान। आता सुद्धा मी तुम्हाला उमेदवार दिलेला आहे ना? एका निष्ठेने आणि जिद्दीने जिंकणारच या निष्ठेने अमोल लढतोय। अमोलच्या पाठीकडे सुद्धा तो ये है उद्धव ठाकरे का वो बयान जिसमें उन्होंने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित किया। और अब इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनैतिक विश्लेषक वैभव पुरोहित जुड़ चुके हैं। वैभव जी, पहली और फौरी प्रतिक्रिया क्या है आपकी? इससे कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ महाविकास आघाड़ी को? देखिए, कोई भी पार्टी से अगर कोई छोड़ के जाता है और दूसरी पार्टी में शामिल होता है या फिर वो चुनाव में एक्टिव नहीं होते, तो निश्चित तौर पर उस गठबंधन को नुकसान होता है। संजय निरुपम पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से होने के बाद वो उन्हें भी 2-3 लाख मत मिले थे, यानी एक जनाधार तो उनके पास भी है। और कोई भी जनाधार वाला नेता अगर पार्टी छोड़ता है या फिर वो चुनाव में एक्टिव नहीं होते, तो वो निश्चित तौर पर उस गठबंधन के लिए नुकसान है। लेकिन यहाँ पर जो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एकदम ही रियलिस्टिक बेसिस पे, ग्राउंड रियलिटी पे को ध्यान में रखते हुए हुआ है। मैं आपको बता दूं, तीन 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 असेंबली ऐसी है जहां पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के विधायक चुनकर आते हैं। तो ये वो सीट है जहां, और 3 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी के चुनकर आते हैं। तो ये सीट है जहां पर कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। यहाँ पर अमोल कीर्तिकर कई समय से एक्टिव है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में। दूसरा, संजय निरुपम का क्लेम इतना ही है कि एक बार पहले कांग्रेस से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं गुरदास कामत। दूसरी बार पे वो चुनाव लड़े थे और हार गए थे, और तीसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये सीट परंपरागत ढंग से कांग्रेस की है इस वजह से। लेकिन जो फैक्ट्स जो होते हैं, जिसको आंकड़ों को जिसे कोई भी सीट पे आप डिस्कशन करते, तो वो आंकड़े जो आपको बैक करने चाहिए वो कांग्रेस की फेवर में इतने नहीं आ रहे थे। अगर आप देखोगे तो गोरेगांव, वैभव, मैं आपको रोकता हूं। यहाँ के आंकड़े दर्शकों को देना जरूरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में गजानन कीर्तिकर शिवसेना से यहाँ चुनाव लड़े थे। उन्हें 5,70,63 यानी 60.55% वोट मिला था। संजय निरुपम कांग्रेस से यहां से चुनाव लड़े थे।
उन्हें 3,09,073 वोट मिले थे, यानी 32.90% वोट। सुरेश शेट्टी वंचित बहुजन आघाड़ी से यहां पे चुनाव लड़े थे, उन्हें 23,367 यानी 2.49% वोट मिले थे। और नोटा को 18,225 यानी 1.94% वोट मिले थे। कुल मिला के 2009 में ये पूरी की पूरी सीट का एक बार परिसीमन हुआ था, यानी नए सिरे से पुनर्रचना हुई थी। और उसके बाद में यहाँ पे गजानन कीर्तिकर जो है वो चुनाव जीते। तो कुल मिलाकर के ये सीट जो है वो, ये उसका स्टैटिस्टिक्स है। शिवसेना का पलड़ा भारी, लेकिन शिवसेना का पलड़ा तब भारी जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ में थी। उसके बाद क्या बताइए वैभव जी, उसके बाद क्या? उसके बाद की अगर हम बात करें तो अगर आप विधानसभा की चुनावों की भी बात करोगे तो इस लोकसभा सीट पे बीजेपी को शिवसेना को बीजेपी के साथ ही जो चुनाव लड़ी थी उसके वहां पर भी उन्हें इस सीट पर शिवसेना लीड कर रही थी। टोटल 60,000 वोटों से, लगभग 50 से 60,000 वोटों से वो लीड कर रही थी। तो आंकड़ों की अगर जब हम बात करते हैं तब आंकड़े बैक करते हैं शिवसेना को। 2 बार के एमपी उनकी पार्टी से चुन के आए, 3 विधायक उनके पास है। अधिकतर अगर आप नगर सेवक भी देखोगे तो इस क्षेत्र में उन्होंने भी, कई लोगों ने अभी तक पार्टी बदली नहीं है। उन्होंने उद्धव बालासाहेब ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा है। और सही मायनों में अगर कोई गढ़, अगर शिवसेना का अगर कोई गढ़ बचा है उद्धव बालासाहेब ठाकरे का, तो वो उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम से पार्टी कोई सूरत में ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी उद्धव बालासाहेब ठाकरे। लेकिन अब रही बात संजय निरुपम की, तो अभी जो चर्चा जो सुनने में आ रही है महायुति की जो सीटों के वितरण को लेकर, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह ने पिछले दिनों ये कहा था कि 5 सीटों पर मुंबई में अगर कोई शिवसेना को, कोई उद्धव बालासाहेब ठाकरे को कोई टक्कर दे सकती है तो वो बीजेपी है। इसलिए उन्होंने उत्तर पश्चिम पे भी उन्होंने अपना क्लेम किया। 4 पे तो हम सुनते ही आ रहे थे, लेकिन उत्तर पश्चिम पे भी उन्होंने क्लेम किया। और इसी को ध्यान रखते हुए ये सुनने में कल रात को आया है कि संजय निरुपम भाजपा के संपर्क में है और हो सकता है वो भाजपा का दामन थाम ले और चुनाव लड़ ले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में। अभी वैभव में एक जानकारी देता हूं, रोचक जानकारी। कल संजय निरुपम पत्रकारों से मिले थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप पार्टी छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने पत्रकारों से यह सवाल पूछा, क्या आपको पता है मेरा टिकट कट गया? पत्रकारों ने कहा नहीं, हमें नहीं पता। तो संजय निरुपम ने कहा फिर यह सवाल कहां से आया? तो उसका मतलब सीधा है, राजनीति में कोई भी नेता आता है नेता बनने के लिए। संजय निरुपम लोकसभा में शिवसेना पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस पार्टी, वो ग्रुप ऑफ लीडर के नेता थे, राज्यसभा में थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी। और लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गए थे, उत्तर मुंबई से चुनाव जीत के। वो एक फेमस फेस है शिवसेना के सामना, हिंदी सामना मुखपत्र के वो संपादक रह चुके हैं। बाड़ा से वो एक हैं, यानी कि सबसे करीबी बाड़ा साहेब ठाकरे के जो लोग थे उनमें से। और संजय निरुपम जो है, संजय निरुपम ये अगर बाड़ा साहेब ठाकरे के फेवरेट थे तो उद्धव ठाकरे की फेवरेट बुक में उद्धव ठाकरे ने संजय निरुपम की कभी उन दोनों की जमी नहीं। और उसका नतीजा यह रहा कि संजय निरुपम पार्टी छोड़ के कांग्रेस के रास्ते पे चले गए। शिवसेना के इतिहास में अब तक जितने सांसदों ने या नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उन सब की सड़क पर पिटाई हुई है, लेकिन संजय निरुपम की कभी पिटाई नहीं हुई। संजय निरुपम आदर का केंद्र हमेशा बने रहे। बाड़ा साहेब ठाकरे का निधन हुआ तब भी वो उनकी अंत्येष्टि में पहुंचे थे और उनके अच्छे संबंध हमेशा से बने रहे। संजय निरुपम ने बाड़ा साहेब ठाकरे के खिलाफ कभी कोई बयानबाजी दी हो, ये बात हमें कोई स्मरण में नहीं आती। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत बयान दिए, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद बनाया और उन्होंने
साबित कर दिया कि वो उत्तर मुंबई का गढ़, बीजेपी का गढ़ तोड़ सकते हैं। वो इतने मजबूत हैं कि वो गढ़ तोड़ेंगे। हालांकि उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बहुत बड़ी भूमिका थी, बावजूद इसके संजय निरुपम ने ये करके दिखाया था। तो अब अगर गजानन कीर्तिकर टिकट मांगते हैं कि मैं अपने बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूं, तो उनका क्लेम कितना मजबूत मानते हैं वैभव आप? देखिए, इस सीट पर आपने जैसे कहा कि संजय निरुपम जो है वो चुनाव मैनेजमेंट, चुनाव लड़ने की उनकी उनके पास एक कला है। चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाए, किस प्रकार से माहौल बना जाए और किस प्रकार से लोगों को और एक कैंडिडेट को कैसे जीतना चाहिए, ये सारी चीजों में वो निपुण है। लेकिन अभी आपने जो आपके जो दूसरे सवाल पे मैं आता हूँ, वो जो सवाल है जिसमें आपने कहा कि पिता पुत्र की लड़ाई, क्या ये संभव है और क्या गजानन कीर्तिकर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो वो क्या उनकी कितना दावा उनका मजबूत है। पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि गजानन कीर्तिकर इस लोकसभा चुनाव में वो लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते और वो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी नहीं बताए जा रहे। लेकिन हाँ, अगर उन्हें पार्टी कहती है कि आपको चुनाव लड़ना है तो शायद वो लड़े, लेकिन फिर भी एक जो सिंपैथी है वो उनके साथ नहीं चलेगी, क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो उनके साथ चल रहे हैं। और दूसरा, गजानन कीर्तिकर के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है एज फैक्टर। जो एज फैक्टर है वो बीजेपी के क्राइटेरिया में, यहाँ पर अभी आपको शिवसेना ने उम्मीदवार दे दिया और आप चुन के जाओगे, ऐसा नहीं। बीजेपी को भी वो कैंडिडेट मान्य होना चाहिए। बीजेपी की एक सोच है कि 70 प्लस 75 प्लस के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए, और गजानन कीर्तिकर ऑलमोस्ट 80 के। तो ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए और वो चुनाव लड़ने के लिए भी क्या इच्छुक, क्योंकि उनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी थी पिछले दिनों में। तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ने के ज्यादा इच्छुक है। हाँ, बेटा वर्सेस पुत्र, ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन ये चुनाव दिलचस्प नहीं बनाएगा। ये उल्टा एक तरह से वॉकओवर सा मिल सकता है अमोल कीर्तिकर को। वॉक ओवर आप मानते हैं, ये बात ठीक है। मुंबई शहर में अब तक उद्धव ठाकरे के साथ में कितने नेता बचे हुए हैं, ये अपने आप में सवाल है। पिछली रात से और दो बड़ी खबरें आई हैं। वो ये है कि सुनील प्रभु और रविंद्र वायकर जैसे नेता भी अब यहां वहां अलग अलग लोगों के संपर्क में है। ये खबर कितनी पक्की है ये हम नहीं जानते, ना ही हम इस खबर पर कोई मुहर लगा रहे हैं। हम सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव खबर जो पत्रकारों के बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट हुई है, हम सिर्फ वही हमारे दर्शकों को इस समय बता रहे हैं। दूसरी एक बात अहम यह है वैभव, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के पास मुंबई शहर में अब आखिरी बड़ा चेहरा बचा है, वो है संजय निरुपम। अगर संजय निरुपम, एक उत्तर भारतीय चेहरा, बड़ा चेहरा, मुंबई शहर का कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस पार्टी छोड़ देता है, तो कांग्रेस पार्टी के वोटरों की मनोअवस्था क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, एकमात्र बड़ा चेहरा जिसकी ऑल ओवर मुंबई में पहचान है, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन ये एकमात्र वो नेता है जो चुनाव लड़ने के भी इच्छुक है। बाकी तो दूसरे नेता तो इच्छुक भी नहीं बताए जाते हैं कि हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है। और ये प्रोएक्टिवली उत्तर पश्चिम में घूम रहे थे, ये प्रोएक्टिवली उत्तर पश्चिम में हर विधानसभा वाइज ये एक बैठक करते हुए जा रहे थे। और इनसे बेहतर उम्मीदवार अगर कांग्रेस के पास अगर कोई था तो कोई है तो वो संजय निरुपम ही है। कोई उम्मीदवार इनके आसपास भी नहीं टिकता है। अगर कैंडिडेट सिलेक्शन की, जीतना हारना एक अलग बात है, कैंडिडेट सिलेक्शन में बात करें तो संजय निरुपम फर्स्ट चॉइस उम्मीदवार होते हैं। लेकिन कल जैसे घोषणा कर दी है अमोल कीर्तिकर के नाम की, उसके बाद इनकी कांग्रेस में पॉलिटिक्स मुझे लंबी चलती हुई दिख ले रही है। और हो सकता है ये चुनाव ना लड़े, लेकिन निष्क्रिय हो सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन करे। उसके लिए अभी तक ग्रीन सिग्नल मिला नहीं है, क्योंकि शिंदे की शिवसेना भी अभी तक उत्तर पश्चिम पे अपना दावा कर रही है। और जो जगह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैटर पेंडिंग, उसमें से उत्तर पश्चिम की एक सीट अभी तक पेंडिंग है।
तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ग्रीन सिग्नल। अब एक और प्रॉब्लम संजय निरुपम के साथ ये आएगी, अगर वो स्विच ओवर करते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो क्या जो लोकल कैडर है उसको वो गैल्वेनाइज कर पाएंगे ये कि चुनाव जीता जा सके? ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है इस वक्त। लेकिन हालांकि हाँ, ये बहुत स्थिति साफ है कि महायुति के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही थी आएगी, वो महाविकास आघाड़ी में भी आने वाली है। और सबसे पहला जो नाम हम सुन रहे हैं जहां से बगावत हो सकती है, वो है संजय निरुपम की उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट पर शिवसेना ने जब से दावा ठोक दिया, अमोल कीर्तिकर के नाम की घोषणा कर दी, आप समझ लीजिए यहां से लड़ाई शुरू हो गई। वैभव जी, आप हमारे इस शो में आए और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुंबई में अब आगे क्या होगा ये देखना, जानना, समझना बहुत ही दिलचस्प होगा। बहरहाल संजय निरुपम अब किस और रुख करते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। अगर इस पूरे मामले पे आप लगातार अपडेट्स चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल को तेजी से सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया हो, विश्लेषण पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।